वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 मार्च 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ 1 2023 के बारे में। इस बैच को आप अवील कर सकते हैं 7 डेज के लिए महज 357 रुपीज में। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप ये देख सकें कि ये कोर्स आपके काम का है भी या नहीं। इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कवच के बारे में है। जरूर से इस आर्टिकल को समझ लीजिए। हाल ही में इंडियन रेलवे ने टेस्ट किया है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसे टेस्ट करते हुए 2 ट्रेन्स को आमने सामने लाया गया, वो भी फुल स्पीड में। अगर ऐसा किया जाता है और दोनों ट्रेन्स के पास कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है तो ये ट्रेन्स आपस में टकराएंगी नहीं, बल्कि ये खुद ही ब्रेक लगा देंगे और ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। अक्सर ट्रेन एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं और भी कई तरीके की दुर्घटनाएं देखी जाती हैं जिसमें ह्यूमन नेग्लिजेंस शामिल होता है। उस चीज को ये कवच अवॉइड कर देगा। कैसे करेगा अभी आप समझ जाएंगे। इसे डेवलप किया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO के द्वारा। RDSO जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रिसर्च को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के भीतर आती है, जहां पे इंडियन इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन भी रहा है। कवच एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ATP सिस्टम है, जो इंडियन रेलवेज के लिए अभी हाल ही में तैयार किया गया है। इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ट्रेन ऑटोमेटिकली जो एक्सीडेंट की सिचुएशन है उसे अवॉइड कर सके। अगर उन्हें सामने से कुछ दूरी पर एक दूसरी ट्रेन आती हुई दिख जाएगी सेम लाइन पर, तो ट्रेन खुद ही ब्रेक लगा देगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि लोको पायलट ट्रेन में ब्रेक लगाए। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कई बार होता है कि रेड सिग्नल है और जो ड्राइवर है उसने ये जो रेड सिग्नल है इसे मिस कर दिया और वो उसे क्रॉस कर गया, तो एक्सीडेंट की संभावना बनती है। जो कवच है वो सिग्नल देने लग जाएगा लोको पायलट को कि आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया है और खुद ही ब्रेक लगा देगा। सपोज करिए कि एक येलो सिग्नल आ गया जिसके बाद ट्रेन की स्पीड को धीमा होना है, लेकिन ड्राइवर ने स्पीड को धीमा नहीं किया, तो ट्रेन खुद ही ब्रेक लगाकर स्पीड को धीमा करना शुरू कर देगा। अगर ड्राइवर कंट्रोल कर नहीं पाता है ट्रेन को, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा, स्पीड रिस्ट्रिक्शन अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जो मूवमेंट है ट्रेन का उसकी जानकारी मिलती रहेगी ड्राइवर मशीन इंटरफेस पर और जो लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल है वहां पर। अगर लेवल क्रॉसिंग गेट्स आते हैं, क्रॉसिंग गेट्स अगर आ जाते हैं, तो ये ट्रेन अपने आप ही जो हॉर्न है वो बजाने लग जाएगी, चाहे ड्राइवर हॉर्न बजाए या फिर ना बजाए। बाकी वो बात तो ठीक ही है कि अगर 2 ट्रेन आपस में कवच का सिस्टम ऑप्ट किए हुए हैं तो कोलिजन नहीं होगा। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये ऑटोमेटिकली मैसेजेस सेंड कर देगा, जहां पर जो इमरजेंसी नीड है उसे दिखा दिया जाएगा। एक सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग होगी ट्रेन के मूवमेंट की इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से। तो एक नए प्रकार का पूरा सिस्टम है जो डेवलप किया गया है। काफी सारे फायदे हो सकते हैं इसके, जैसे कि एक तो ये काफी सस्ता है और सेफली इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेवल 4 पे SIL 4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि सेफ्टी का लेवल काफी बढ़िया है। कितना बढ़िया है इसका अंदाजा आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि एरर की संभावना 10,000 सालों में एक बार होती है, मतलब न के बराबर एरर की संभावना होती है। ये इस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के एवेन्यूज भी तैयार कर देता है। फर्दर ये जो हमारा गोल है रेलवेज में जीरो एक्सीडेंट का, उसे भी अचीव करने में मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO के बारे में। ये एकमात्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। इसे 2 एंटिटीज को इंटीग्रेट करके बनाया गया था, जिनमें पहली है सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफिस और दूसरा है रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर। इन दोनों को एक साथ मर्ज करके सिंगल यूनिट के रूप में 1957 में तैयार किया गया रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडी है रेलवे सेक्टर में। सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेलारूस के बारे में है। बेलारूस जो कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। ये 2 देशों के विवाद में इस समय शामिल है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। बेलारूस ने इस युद्ध में साथ दिया है रशिया का ओपनली।
रशिया के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है बेलारूस की, इसने इसे समस्या में डाल दिया है, क्योंकि कई तरीके के सैंक्शंस बेलारूस भी इनवाइट कर रहा है ऐसा करके। बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, आप देख सकते हो, ये है रशिया, ये है यूक्रेन, यहां पर आपको बेलारूस दिख रहा है, यहां पोलैंड है, ये रशिया का छोटा सा हिस्सा है, रशिया से काफी दूरी पर है बट है रशिया का ही, ये लिथुआनिया है, ये लातविया है। रशिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है बेलारूस के, यूक्रेन मिलता है आपको साउथ में, पोलैंड मिलेगा वेस्ट में, लिथुआनिया और लातविया मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट में। इसकी कैपिटल है मिन्स्क, बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, तो जो 15 हिस्से निकले उसमें से, उनमें से एक बेलारूस भी था। बेलारूस एक सॉवरेन नेशन के रूप में उभर के आया। 1994 में वहां पे पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और वहां के प्रेसिडेंट चुने गए एलेक्जेंडर लुकाशेंको। वो तब से लेके अभी तक वहां के प्रेसिडेंट हैं। जो यूक्रेन है, ये जो बेलारूस है, उसे यूरोप की लास्ट डिक्टेटरशिप के रूप में भी कई बार जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं, वो पुकारते हैं। ह्यूमन राइट रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है बेलारूस का, और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वो काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ही चलाते हैं और उनकी काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी रहती है रशिया के साथ, काफी जुड़ाव रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनसीपीसीआर के बारे में है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसने भी हाल ही में ऑब्जर्व किया अपना 17th फाउंडेशन डे, यानी कि बनने के 17 साल। एनसीपीसीआर एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इस संबंध में पार्लियामेंट का कोई लॉ आया होगा। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। मार्च 2007 में इसे बनाया गया था और बनाते वक्त जो कानून बैकग्राउंड में वर्क किया था, दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये 2005 में बनाया गया पार्लियामेंट का एक कानून रहा और ये ऑपरेशनल हुई बॉडी 5 मार्च 2007 को। यहां पर मैंडेट इसका क्या है? मैंडेट ये है कि जो भी लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, क्या वो बच्चों के अधिकारों के अनुरूप है? वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो प्रोवाइड करवाता है, या फिर जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उसके आधार पर ये कानून है या फिर नहीं है। यहां पर जो बच्चे की एक डेफिनेशन है वो 0 से 18 वर्ष के किसी भी व्यक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। एनसीपीसीआर का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स। इस ग्रुप में कम से कम 2 महिलाओं का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये सभी अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह किए जाते हैं, वो भी 3 सालों के लिए। मैक्सिमम एज सर्व करने की चेयरपर्सन की होती है 65 साल और 60 ईयर्स होती है मेंबर्स की। इनके पास क्या अधिकार है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एनसीपीसीआर को कई सारे अधिकार देता है, जैसे कि ये लॉ के वायलेशन के संबंध में कोई भी कंप्लेन इंक्वायर कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को सम्मन करके एविडेंस की मांग कर सकते हैं, ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी डिमांड कर सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अगर बच्चों के अधिकार प्रभावित हुए हैं तो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने बच्चों के अधिकारों को हनन किया है तो उससे प्रोसिक्यूट किया जाए, आरोपी बनाया जाए। ये जो भी लोग अफेक्टेड हैं, जो प्रभावित हुए हैं किसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन को लेकर, उनके लिए इंटरिम रिलीफ भी रिकमेंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में है। जन औषधि दिवस वीक 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में ऑब्जर्व किया गया। थीम रही चौथे जन औषधि दिवस की, जन औषधि जन उपयोगी। इस देखिए योजना को लॉन्च किया गया था इनिशियली 2008 में, बाद में इसी जो पहले की योजना थी उसका ही 2015 में नामकरण कर दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि पीएमबीआई के द्वारा, जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का, जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत। ये देखिए कोशिश ये करते हैं कि जो भी क्वालिटी मेडिसिन हैं, अच्छी दवाइयां हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस पर सभी के लिए अवेलेबल हो जाएं। ये दवाइयां उपलब्ध हो जाएं सभी लोगों को जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र हैं वहां पर। क्या फीचर्स हैं इस योजना के? सबसे पहले तो क्वालिटी मेडिसिन सभी लोगों को मिले, मतलब कि उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़े। दूसरा, जो क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन हैं, जो होती एकदम जो ओरिजिनल मेडिसिन है उन्हीं की तरह हैं, लेकिन वो सस्ती हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर जो पेटेंट लॉज हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। तो ऐसी दवाइयों के कवरेज को एक्सटेंड किया जाए ताकि मेडिसिन लोगों को सस्ते दामों में मिल जाए।
जेनरिक मेडिसिन को लेकर लोगों को अवेयर किया जाए कि जो महंगी दवाइयां होती हैं उनके जेनरिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो उतने ही क्वालिटेटिव होते हैं जितनी की वो मेडिसिन जो आपको महंगी मार्केट में मिल रही हैं। तो वो महंगी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो जेनरिक ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पब्लिक प्रोग्राम्स चलाए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बॉडीज के द्वारा और अदर इंस्टीट्यूशंस की तरह, जिसमें लोगों को जेनरिक मेडिसिन को लेकर अवेयर किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है। रशिया के ऊपर लगातार ह्यूमन राइट के वायलेशन के आरोप लग रहे हैं यूक्रेन में। इस संबंध में एक रिजोल्यूशन आया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में, जहां पर रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन में उसे स्ट्रांगली कंडेम किया गया। इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब ना तो रशिया के फेवर में और ना ही रशिया के अगेंस्ट में वोट किया। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि कोई भी देश अगर रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं करता है तो इसे रशिया का फेवर ही माना जाता है। और इस बात को लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके निशाने पर इंडिया भी आ रहा है, बिकॉज इंडिया हर फ्रंट पे एब्सटेन कर रहा है, जिसे रशिया के सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसे 2006 में बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की। इसके पहले एक संस्था हुआ करती थी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ऐसा माना जा रहा था कि यह संस्था उतनी क्रेडिबल नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसे ही बदल के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में परिवर्तित कर दिया गया। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके कंपोजिशन की बात करें तो यूएनएचआरसी में आपको मिलते हैं 47 मेंबर्स एक बार में, जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में से ही लिए जाते हैं, और इन सीट्स को हर साल फिल किया जाता है। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन हो ह्यूमन राइट काउंसिल में। यहां पर हर सिलेक्टेड या इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनका कार्यकाल होता है 3 साल का। जो कंट्रीज होती हैं वो 2 बार से ज्यादा कंसेक्यूटिव टर्म नहीं ले सकते, मतलब 3 साल का एक टर्म मिला प्लस आप 3 साल का एक टर्म और ले सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं ले पाएंगे, फिर एक गैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगला टर्म मिल सकता है। यहां पर जो यूएनएचआरसी है वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस भी पास कर सकता है ह्यूमन राइट के किसी भी मुद्दे पर। फर्दर ये जो 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैं उनको लेकर एक पीरियोडिक रिव्यू भी करते हैं कि वहां पर ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है, और उसे पॉपुलरली कहा जाता है यूपीआर, यानी कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। फर्दर ये एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं किसी भी ऐसे स्पेसिफिक कंट्रीज में जिसके ऊपर ह्यूमन राइट के वॉयलेशन के आरोप लगे हों, एक स्पेशल प्रोसीजर के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रशिया की शेलिंग की वजह से वहां पर आग लग गई और ऐसा लगा कि कहीं कोई न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो जाए, जैसा कि चेर्नोबिल में हुआ था 1986 में। अगर ऐसा हुआ तो सेंट्रल यूरोप इससे प्रभावित होगा और रेडिएशन बहुत तेजी से फैल जाएगा। जब युद्ध होता है तो ऐसे खतरे बढ़ ही जाते हैं, जहां पर जो वॉरिंग कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करते हैं। खैर, यूक्रेन तो अभी डिफेंस के मोड में है, तो यूक्रेन तो रशिया की इस प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन रशिया निश्चित तौर पर यूक्रेन के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है। इस ड्यूरेशन में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है उसका खतरा बना रहता है। ये यूक्रेन में लोकेटेड है नेपर रिवर के किनारे। हम जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोप का और दुनिया के 10 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में शामिल है। मैप में लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये है मैप यूक्रेन का। ये रेड पैचेस बताते हैं कि युद्ध के दौरान ये ऐसे हिस्से हैं जहां पर रशिया कंट्रोल कर चुका है, और यहां पर ये जो डॉटेड आपको ये क्रॉस्ड लाइंस मिल रही हैं, ये वो एरियाज हैं जहां पर रशिया काफी तेजी से एडवांस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है जापोरिजिया का। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो एरिया में मार्क कर रहा हूं, और यहीं पर ये शेलिंग की गई है। आप देख रहे हैं काफी क्लोज है ये उस एरिया के जिसे रशिया अपने कंट्रोल में ले चुका है। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कवच, अ मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। गलत है, ये ट्रेन का एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। बेलारूस लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, ये तो सही है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड जिनेवा में, दैट्स आल्सो ट्रू। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो टर्म होता है चेयरपर्सन का वो 6 साल का होता है, ये गलत है। जो सही उनका टेन्योर होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होगा। सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा।
दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।